हेलो दोस्तों, हम फिर से एक बार उपस्थित हैं आप सभी के सामने उसी मॉडल पेपर को लेकर के जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में सॉल्व किया था। जो हमारा कुछ पोर्शंस रह गया था, आज हम उसी पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश कुमार और हमारा और आपका प्यारा सा छोटा सा खूबसूरत सा चैनल गिनतारा ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब राइट नाउ कर दो यार। सब्सक्राइब क्या जाता है। तो चलिए हम बातें करते हैं आज आगे उसी प्रश्न यूपीएससी के मॉडल पेपर में। आगे हम क्वेश्चन की बात करेंगे और आज का हर एक क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। जी हाँ दोस्तों, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। तो समझते हैं, ध्यान दीजिएगा हर एक क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हमने कल 4 के डी तक हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 5 से। तो पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन 5 का ए। कह रहा है कि प्रूव दैट डिटर्मिनेंट बी प्लस सी ए बी सी प्लस ए बी और सी ए प्लस बी इक्वल टू 4a बी सी। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन जो दिया गया है वो कह रहा प्रूव दैट b प्लस सी ए बी सी प्लस ए बी और सी ए प्लस बी इज इक्वल टू 4ac हमको सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? तो ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है, कहां से? डिटर्मिनेंट का ये क्वेश्चन है। तो इसमें हम लगाएंगे ऑपरेशन, इसका कर देंगे ऑपरेशन। तो कैसे कर पाएंगे समझिएगा, कैसे ऑपरेशन लगा करके इसको सिद्ध करेंगे। तो समझते हैं कि तो क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, इसको मानते हैं LHL। क्या मानते हैं इसको? LHL। और ये हो गया हमारा RHL। हमको LHL से लाना है, LHL को सॉल्व करते हुए लाना है 4ABC RHL और दोनों के इक्वल दिखाना है। तो समझिएगा, तो हमारा जो LHL दिया गया है वह कितना है? ये है B प्लस सी ए और ए, बी सी प्लस ए बी सी ए प्लस बी। ठीक है ना? आप समझते हैं। तो इसमें हमको लगाना ऑपरेशन। ऑपरेशन मीन्स, ऑपरेशन लगाने का मतलब क्या है इसमें कि इसको इस प्रकार से हम ऑपरेशन लगाए कि इसमें किसी को जोड़ने या घटाने पर कम से कम हमें एक रो या फिर एक कॉलम का कोई एलिमेंट अगर जीरो हो जाए तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड करने में हमें बहुत आसानी होगी। तो हम देख रहे हैं इसमें कि अगर ये बी जो दिया गया है, बी और ये सी, हम इन दोनों को जोड़ दें, बी प्लस सी, इनको दोनों को जोड़ दें और दोनों को जोड़ने के बाद इस b प्लस सी से घटा दें तो क्या आएगा? 0। कितना आ जाएगा? 0। तो सबसे पहले हम समझे इसमें रो क्या है और कॉलम क्या है, क्योंकि जो हमारा ऑपरेशन बनने वाला है वो सिर्फ व सिर्फ रो और कॉलम के माध्यम से ही बनता है। तो इसका नाम हम देंगे, ये होगी हमारी R1, इसे कहते हैं रो फर्स्ट। ये हो जाएगी हमारी R2 और इसका नाम देंगे R3। समझ गए ना? इसके बाद अब ये जो खंबा है ना, ये खंबे के आकार के, ये ठीक है, जो लंबवत है, इसको नाम देंगे कॉलम। इसको नाम देंगे C1, इसका नाम देंगे C2 और इसका नाम देंगे C3। तो हमने क्या किया था कि B में जोड़ा था C को और घटा देंगे B प्लस सी से, तो कितना आ जाएगा? 0। तो जी हाँ दोस्तों, यही है हमारा ऑपरेशन। हम क्या करते हैं कि R1, मैंने क्या कहा कि R1 ये है ना हमारा R1 के एलिमेंट से घटाना है R2 के एलिमेंट को जोड़ करके और प्लस R3 के एलिमेंट को जोड़ करके, और रखना कहां है? हमको रखना है इस R1 की जगह में। तो समझिएगा, इसको समझते हैं कैसे कि
अब मोस्ट ऑफ जो कंफ्यूजन होता है ना, तो इसको जोड़ करके कहां रखेंगे? तो देखो ये जो टेंड बोल रहा है ना, R1 टेंड टू, इसका मतलब है कि ये इसको सॉल्व करने के बाद जो कुछ भी परिणाम आएगा उसको कहां रखेंगे? R1 रो में। तो अब कैसे रखेंगे? अगर इस कॉलम की बात कर रहे हैं तो जितना जोड़ने घटाने के बाद इसके स्थान पर आएगा, इस कॉलम की बात करेंगे तो जोड़ने घटाने के बाद इसके स्थान पर रखा जाएगा, और इस कॉलम की जब बात करेंगे इसको जोड़ घटा के यहां पास रखेंगे। लेकिन ध्यान रखिए कि जो जोड़ घटाने के बाद जो यहां पास बचेगा, परिणाम आया, उसको यहां रखेंगे, बाकी सब रहेंगे वैसे ही रिमेनिंग, उनमें कुछ भी हमको चेंज नहीं करना है, जैसे हैं वैसे ही रख दिए जाएंगे। सिर्फ वह सिर्फ जो चेंज होने वाला है हमारा वो कौन होगा? R1, क्योंकि R1 ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि सॉल्व कर दो और जो कुछ भी आए मेरे स्थान पर रख दो। समझिएगा? तो इसको क्या करते हैं? वैसे ही करते हैं इसको। तो कितना हो जाएगा समझिएगा जरा, कितना हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा बोलिए। तो हमने क्या किया कि R1 R2 को R3 से जोड़ दिया, तो B प्लस C, और R1 कितना है? B प्लस C। तो B प्लस C ये हमारा हो गया R1 का एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, और इसी प्रकार से R2 का फर्स्ट एलिमेंट और R3 का फर्स्ट एलिमेंट। तो हमने माइनस लगाया और माइनस में जोड़ा R2 कितना? B प्लस ये कितना हो जाएगा? C। तो हम देख रहे हैं ये तो हो गए दोनों सेम, तो कितना हो जाएगा? तो R1 इसका जो R1 टेन टू कितना आया? R1 टेन टू कितना आया? 0। इसका मतलब बोल रहा कि हमें फर्स्ट एलिमेंट में क्या रख देना है? इसको यहां पर रख देना 0। इसी प्रकार से बाकी जो हमारे एलिमेंट होंगे नीचे के R2 R3 वो बिल्कुल रहेंगे सेम, उनको वैसे ही रख देंगे। समझ में आया दोस्तों? तो आगे समझते हैं। ये C प्लस A प्लस C, हमारा जो R1 है वो कितना है? A। इसके बाद क्या जोड़ना है? इसमें घटा देना किसको? C प्लस A। C प्लस A के साथ जोड़ना हमको क्या? C। अब ये हो गया C 2C प्लस A, लेकिन जैसे है ये जो माइनस है ना, ये अंदर की तरफ जाएगा इनटू में, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये भी माइनस का, और ये तो A से A हो गया बेटा कैंसिल। कितना बचेगा बोलो? कितना बचेगा? कितना बचेगा? ये तो ये हो जाएगा हमारा परिणाम जो आया -2C। जी हाँ, कितना आया? माइनस का 2C। ओ गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, 2C। ठीक है, बाकी नीचे क्या होंगे? बाकी नीचे के वैसे होंगे। कितना हो जाएगा? C प्लस A, और ये C। इसके बाद अब इसकी बात, इसका खाता खोलते हैं। ये कितना हो जाएगा? A और माइनस का ये कितना हो जाएगा? B प्लस A प्लस B। ठीक है ना? अब ये कितना हो जाएगा? A कितना हो जाएगा? ये B कितना हो जाएगा? 2B, और माइनस का A से A हो गया कैंसिल। तो बचे कितना? माइनस का 2B, और ये कितना नीचे आया? B और A प्लस B। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहां तक समझ में आया ना सभी को? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम आगे की बात हम करते हैं, तो समझिएगा। अब इसको ये हमने इसको सिंपल कर लिया, और एक एलिमेंट हमारा हो गया है 0। एक एलिमेंट हमारा हो गया है 0, लेकिन इसके 0 होने से प्रॉब्लम लगभग 50% सिंपल हो चुकी है। इसको अब डिटरमिनेंट फाइंड करने में 50% आसानी हो गई है। तो समझिएगा क्या करेंगे अब इसको, वैसे ही डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे जैसे डिटरमिनेंट फाइंड किया जाता है। तो क्या करेंगे? तो कितना हो जाएगा? डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए सबसे हम 0 एलिमेंट वाला, 0 रो या कॉलम वाला फाइंड करेंगे। तो इसको कर दो कैंसिल, इसको कर दो कैंसिल। कितना बचेगा? तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा C। तो जब ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा? C प्लस A और C, B और A प्लस B। ये सेकंड कितना हो जाएगा? माइनस का, अब माइनस का 2C सॉल्व करेंगे, माइनस का 2C। ठीक है, इसके बाद कितना आ जाएगा? ये माइनस कहां से आया? ये माइनस क्योंकि क्या है, इसका जो नंबर है वो है 1 प्लस 2, ये है ऑड नंबर, और ऑड नंबर के लिए क्या आएगा? नेगेटिव। समझिएगा।
तो इसको कैंसिल किया गया, इसको कैंसिल किया गया, तो बचे कौन? जब ये कैंसिल हो गया, ये रो और ये कॉलम, ये रो और ये रो और ये कॉलम, तो कितना बचेगा? बी, और कितना हो जाएगा? बी, और ये हो गया सी, ये हो गया ए प्लस बी। आगे समझते हैं प्लस। अब इसकी बात करते हैं -2b की, तो -2b की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? -2b, ये कॉलम कैंसिल और ये रो कैंसिल, कितना बचेगा? बी और सी, बी और सी प्लस ए, और ये हो गया सी, ये हो गया सी। इतना समझ में आया सभी को, है ना? तो अब क्या करेंगे हम, क्या करेंगे? तो क्या करेंगे, इसको अब और सिंपल करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, तो इसका तो हो गया, इसका तो हो गया खाता बंद, बंद हो गया ना? क्यों? क्योंकि 0 इंटू है ना, तो पूरा परिणाम क्या हो गया? इसका 0 हो गया, और ये माइनस माइनस का कितना हो जाएगा? तो माइनस माइनस का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2c। अब इसको बेटा कर लेते हैं सॉल्व, माइनस माइनस का प्लस, इसका करेंगे इसमें इंटू, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बी ए, इसमें इंटू करवाइए ना, बी ए, और ये प्लस कितना हो जाएगा? ये बी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का, और ये आ गया सी बी। ठीक है ना? आगे समझते हैं इसी प्रकार इसको, ये रहेगा माइनस का 2b, तो माइनस का 2b रख देते हैं। इसके बाद b इंटू सी, ये कितना दिया? b इंटू सी, बी सी हो जाएगा, और इसी प्रकार से माइनस का सी स्क्वायर और माइनस का सी ए। ठीक है ना? हो गया। अब आगे समझते हैं, ये कितना हो जाएगा? इसका इंटू करवा देते हैं, ये हो जाएगा 2a b c प्लस 2c b स्क्वायर, और माइनस का ये हो जाएगा 2c स्क्वायर b, माइनस का 2b स्क्वायर c, माइनस माइनस का प्लस 2bc स्क्वायर, एंड ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस माइनस का प्लस 2abc। समझ में आया तक? अब देखते हैं क्या कि 2cb स्क्वायर, 2cb स्क्वायर, 2cb स्क्वायर, ये 2c हो गया, और ये है हमारा प्लस का, ये है माइनस का, दोनों हो गए कैंसिल, एंड माइनस 2c स्क्वायर और प्लस का 2bc स्क्वायर, तो ये हो गए दोनों कैंसिल, ये प्लस का बचा और ये प्लस का, तो आप देख सकते हैं ये है 2bc प्लस 2abc, दोनों हो गए कितना? 2 2 4, और ये हो गया 4abc। कितना हो गया? 4abc, और हमें प्रूफ क्या करना था? 4abc, तो दिस इज हमारा करेक्ट सॉल्यूशन। तो समझ में आया ना? अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो है इस प्रकार से, डिफरेंशिएट द फंक्शन, डिफरेंशिएट द फंक्शन, डिफरेंशिएट द फंक्शन साइन x के पावर cos x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुपर डुपर क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट द फंक्शन साइन x के पावर cos x विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज्यादा है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए कि अगर बोर्ड एग्जाम में आए ना तो बिल्कुल भी ये छूटे ना। तो समझिएगा, तो क्वेश्चन क्या हमारा, जो फंक्शन दिया गया है वो कह रहा है y इज इक्वल टू दिया गया है साइन x इज इक्वल टू cos के पावर x, और इस प्रकार की अगर प्रॉब्लम बोर्ड एग्जाम में आती है तो आप कर पाएंगे चुटकियों में। तो समझिएगा, तो साइन x के पावर cos x, ये हमारा दिया गया वेरिएबल। वेरिएबल मींस जो चेंजेबल होगा, जो मतलब चेंज हो सकता है हर एक रियल वैल्यू के लिए, तो हमारा ये वेरिएबल है, और वेरिएबल के पावर ये भी वेरिएबल है। इसका मतलब कि अगर इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं डिफरेंशिएशन में कि जो वेरिएबल के पावर वेरिएबल होंगे, तो इनमें हमें बोथ साइड
क्या करना पड़ेगा, लेट टेक करना पड़ेगा लॉग, लॉग लेना पड़ेगा दोनों साइड में। तो समझिएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। समझ गए इतना? आप समझिएगा आगे। तो जब इसने बोल ही दिया लल्लू लाल ने कि हमको लॉग लेना है दोनों साइड में, ले लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग वाई। और ध्यान रखिएगा, ये लॉग बेस ई रेज टू द पावर ऑफ वाई है, इसका जो बेस है वो कितना है, ई, दिखाया नहीं गया है। इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको भी ये कितना हो जाएगा लॉग, और ये आ गया साइन एक्स के पावर कॉस एक्स। क्या ये बात सबको समझ में आई है? आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा कि लॉग साइन एक्स के पावर कॉस एक्स। अब एक प्रॉपर्टी समझ लेते हैं लॉग की, क्योंकि लॉग ए के पावर बी, अगर लॉग बेस रेज टू द पावर ऑफ के पावर अगर कुछ लगा हुआ है तो लॉग क्या करता है, इसको फेंक देता है आगे। क्या करेगा, इसको उसने आगे फेंक दिया। क्या इतना समझ में आया? तो इस लॉगरिथम की प्रॉपर्टी से हम इस प्रॉपर्टी को लागू करेंगे इस पर, क्योंकि ये हमारा हो गया ए और ये हो गया हमारा बी। क्या हो गया, बी। तो ये cos x हमारा हो जाएगा आगे, तो cos x, और ये कितना हो गया log sin x, और ये हो गया log y। ये समझ में आया सभी को? अब हम बात इधर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है ना? तो हम दोनों साइडों में डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो log y, पहले सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे log y विथ रिस्पेक्ट टू dx। इसी प्रकार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d cos x, और ये हो जाएगा इनटू में log sin x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे dx के सापेक्ष में। क्या इतना समझ में आया? आगे समझते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करके कितना, log x या फिर log y का डिफरेंशिएट कितना होगा, 1 बाई वाई हुआ log का, केवल यहां से यहां तक का log का, और इसका जो डोमेन दिया गया उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, dy बाई dx। एक बार log का, ये जो 1 बाई वाई आया ना, इसके log के माध्यम से आया है, और इसके बाद जिसका ये डोमेन लगा हुआ y के रूप में, उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। अगर आप डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इसमें हमारे डबल फंक्शन है, एक फंक्शन cos x और दूसरा है log sin x। तो इसमें हम देख रहे हैं कि डुप्लेट फंक्शन दिए गए हैं, और डुप्लेट फंक्शन जब दिए जाते हैं तो हम इसको मान लेते हैं u और इसको मान लेते हैं v। और इस प्रकार से जब दो फंक्शन इनटू में होते हैं तो उनको डिफरेंशिएट किस प्रकार से करते हैं, तो देखिए इस फार्मूले को, u v दो फंक्शन है और इनको करना है डिफरेंशिएट। तो इस प्रकार के दो फंक्शन का जब इनटू होगा उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, u को ले लेंगे कॉमन और डिफरेंशिएट कर देंगे v को विथ रिस्पेक्ट टू x, और दूसरे इसके बाद यही सेम क्रिया, अब v को लेंगे कॉमन और du बाई dx कर देंगे। यहां दोस्तों इसे कहते हैं डिफरेंशिएशन का चेन रूल। क्या कहेंगे इसको, इसे कहेंगे चेन रूल। ठीक है, क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो इसको हम इसमें लगाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, cos x को ले लेंगे कॉमन, और इसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे log sin x, अपान में हो जाएगा dx, एंड ये हो जाएगा प्लस। इसके बाद लेंगे log sin x को कॉमन, और इसके बाद डिफरेंशिएट कर देंगे, ये पहले जो कॉमन था ये हो गया कितना, cos x अपान में dx। क्या ये सभी को समझ में आया? जी हाँ, समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं धीरे से डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा cos x, हो जाएगा ना cos x। अब ये log पहले क्या देगा, इसको बटे में भेज देगा, ये कितना हो जाएगा, log डिफरेंशिएट, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 बाई x। तो x की जगह में कौन लगा, sin x पूरा, तो ये 1 बाई sin x हो गया। अब करेंगे sin x का डिफरेंशिएशन,
तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, जल्दी से बताइए कितना होगा, कितना होगा, cos x, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x प्लस, अब क्या करेंगे, log साइन एक्स को तो कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है, ये अलग ही है। अब cos x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, कितना होगा, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन x, क्या होता है, माइनस का साइन x, तो ये माइनस लल्लू लाल यहां माइनस दे देगा और ये हो जाएगा इनटू में साइन x। क्या ये बात सभी को समझ में आई है, ठीक है। तो अगर इतना आपको समझ में आ गया है तो आपकी प्रॉब्लम लगभग हो चुकी है 90% सॉल्व, और 10% के लिए आगे देखिए। तो आगे देखते हैं, चलिए इसको इसको पहचान लो, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 1/y, और इस y को भेज दो उधर तो बचे कितना dy/dx, और इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था क्या, dy/dx ही फाइंड करना था, डिफरेंशिएट, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना था किसके, x के रेस्पेक्ट में। तो ये y बेचारा मार गया छलांग, तो कहे में जाएगा, ये इधर किस में था, डिवाइड में था, उधर कहे में जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। और एक बात और ध्यान दे, cos x अपान में sin x कितना होता है, कितना होता है बताइए, कितना होता है, तो ये cos x अपान में sin हो जाएगा बेटा cot x, और इनटू बचा कौन, ये हो जाएगा कितना cos x, क्या कौन बचा यहाँ पर माइनस का, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sin x, और इनटू में log sin x, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस y की वैल्यू कितनी दी गई है, इस y की वैल्यू चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं तो कितना हूं sin x के पावर cos x, तो इसकी वैल्यू चिपका देते हैं इस y की जगह में, तो ठोक दीजिए, इसको कितना हो जाएगा sin x के पावर cos x, और इनटू में आ गया cot x इनटू cos x, और माइनस का sin x, और हो गया log sin x। अब इसका हो गया रजिस्ट्रेशन, और ये आ गया, ठीक है, कितना हो गया, ये हो गया हमारा dy/dx, और यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि इसका फंक्शन sin x के पावर cos x, ठीक है, sin x के पावर cos x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष में क्या होगा। तो आई होप समझ में आ गया है, अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दो। प्यारे बच्चों, जो हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम दी गई है वो है बहुत ही खूबसूरत, तो समझते हैं इस प्रॉब्लम को, खूबसूरत प्रॉब्लम को। तो क्या है ये प्रॉब्लम, तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्या है, तो प्रॉब्लम कह रही है कि फाइंड द इंटीग्रेशन, जिसकी लिमिट दी गई है -π/4 से π/4, और दिया है sin स्क्वायर x dx, इसको करना है इंटीग्रेट। ये बहुत ही प्यारी सी प्रॉब्लम है, और ये पूछी गई है 5 मार्क्स में। तो सबसे पहले इसकी शक्ल देख करके जो ये लगा है ना लिमिट, ये लल्लू लाल 2 लगे हैं ना, ये लिमिट को देख करके हमको ख्याल आना चाहिए, है ना, कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है, न जाने बीच बीच में किधर चला जाता है ना। तो इसकी ये लिमिट को देख करके एक याद आई कि कुछ प्रॉपर्टीज में, इंटीग्रल प्रॉपर्टीज में ऐसा भी होता है क्या, ये कोई ऐसा भी होता है क्या, कुछ याद आया, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो। तो हमारी प्रॉब्लम क्या दी गई है, प्रॉब्लम हमारी दी गई है -π/4 से π/4, और इंटीग्रेट करना sin स्क्वायर x dx। तो हमें ख्याल आया कि प्रॉपर्टी 7 क्या कहती है, प्रॉपर्टी 7 कहती है कि -a से a, अगर लिमिट दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइन में है
और इनकी वैल्यू सेम है, इनके मैग्नीट्यूड जो है वह सेम है। तो ये फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स बराबर बराबर होगा 2 इक्वल टू होगा 2 इंटू में 0 से a एफ एक्स और डी एक्स। लेकिन कब होगा, ये कब होगा इसके बराबर, इफ क्या करेंगे, अगर इस फंक्शन में ये जो फंक्शन दिया गया है इसमें अगर डोमेन हम -x रख दें और हमें मिल जाए एक इवन फंक्शन मीन्स पॉजिटिव फंक्शन, नेगेटिव -x रख करके चेक करेंगे और अगर ये आ गया पॉजिटिव में वैसा का वैसा ही फंक्शन हमें फिर से मिल गया तो इसका मतलब ये कंडीशन बनेगी ऐसी, यदि -a से a तक एफ एक्स फंक्शन डी एक्स इक्वल टू होगा 0, कब होगा, इफ एफ -x हमने रख दिया और इसने छोड़ दिया -fx, यानी उस फंक्शन को कर दिया नेगेटिव, तो डेफिनेटली इसका जो मान होगा वो सीधा कितना हो जाएगा, 0। तो अब इसको देखते हैं कि 0 हो रहा है या फिर 2 इंटीग्रल 0 से a fx dx हो रहा है। समझते हैं इसको। तो हमारा फंक्शन बेटा कितना दिया गया है, हमारा जो फंक्शन दिया गया है वह fx इक्वल टू, आप देख सकते हैं fx इक्वल टू क्या दिया है, sin स्क्वायर x, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ P7, तो P7 प्रॉपर्टी के अनुसार हम क्या करेंगे, हमने वही किया जिस तरह प्रॉपर्टी ने बोला है। हम रखेंगे इस फंक्शन में डोमेन की जगह में -x, तो कितना हो जाएगा sin स्क्वायर -x। अब बेटा समझिएगा, तो ये 2 बार बातें लिखी है ना, हम 2 बार लिखेंगे sin -x और ये इंटू हो जाएगा sin -x। अब आपको पता है बेटा कि ये देता है माइनस का sin x और ये देता है माइनस का sin x, ध्यान रखिएगा ये इंटू में है दोनों, ठीक है, ये दोनों माइनस में देंगे। अब माइनस माइनस का क्या होता है, प्लस, कितना हो जाएगा ये प्लस, और sin x इंटू sin x कितना, sin स्क्वायर x। अरे वाह, कमाल हो गया कि मैंने -x रखा इस फंक्शन में लेकिन ये तो वैसा ही आ गया जैसा था पहले। इसका मतलब कि हमने देखा कि f -x इक्वल टू सेम आ गया इसके जैसे, मैंने रखा इसको और आ गया फिर से fx। तो बच्चों कौन सी प्रॉपर्टी इसमें लागू हो रही है, ये है ना। इसका मतलब कि जब मैंने नेगेटिव रखा तो दिया पॉजिटिव, इसका मतलब इसकी इस लल्लू लाल की शक्ल कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी। तो समझते हैं, इसको तोड़ देते मरोड़ देते हैं, है ना। तो समझिएगा क्या होगा, ये इंटीग्रल इक्वल टू ये हो जाएगा -π/4 से लेकर के π/4 sin स्क्वायर x dx। इसको हम लिख पाएंगे कितना, ट्वाइस 0 से लेकर के a और ये हो गया sin स्क्वायर x dx। लेकिन एक फिर से बड़ी प्रॉब्लम, अब ये प्रॉब्लम क्या है, हम इस sin स्क्वायर x को डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऐसा हमको फार्मूले में नहीं बताया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर लेंगे, है कि नहीं, इसको हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। तो क्या चेंज करेंगे समझिएगा, कैसे चेंज करेंगे। तो बच्चों एक छोटा सा होता है फार्मूला, sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस का cos 2x अपान में 2। अगर हम इसको ऐसा कर लेना तो ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो समझिएगा क्या करते हैं इसको, क्या करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा बेटा ट्वाइस 0 से a और इसको मैंने वैसा ही रख दिया जैसा ये बोला गया। तो 1 माइनस का cos 2x और अपान में 2, तो 2 से 2 हो गए बेचारे चले गए, ठीक है, इतना हो गया। अब बच्चों समझते हैं आगे, तो क्या होगा ये, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट हो जाएगा कितना 0 से a और ये बचा कितना 1 माइनस का cos x एंड dx, इतना बचा ना, और ये दिया है i, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 2x, ठीक है, ये कितना हो गया 2x। अब इसको क्या करेंगे, इसको लिखते हैं इंटीग्रल
ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 से 5/4 और ये हो जाएगा ओनली dx माइनस का इंटीग्रल ये हो जाएगा cos 2x 0 से π/4 और ये dx। इसको कर लेते हैं इंटीग्रेट, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा x और माइनस का इसका cos 2x का इंटीग्रल, तो ये 2x जो लगा है ना x का इंटू में ये आ जाएगा बटे में 1/2 और cos 2x का हो जाएगा sin 2x। ठीक है, इसकी लिमिट लगाते हैं 0 से π/4। अब क्या करेंगे, इसकी लिमिट पुट अप कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा π/4 और इसके बाद π/4 1/2 और ये हो जाएगा साइन 2 इंटू π/4 ये हो गई हमारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे 0 से -1/2 एंड ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो ये तो हो गया बेटा पूरा ये 0 और ये बचेगा हमारा π/4 और ये बचा कितना 1/2 और ये 2 2 जा 4 बचेगा साइन π/2 और साइन π/2 की वैल्यू होती है 1। इस प्रकार से बचेगा π/4 और ये माइनस का हो जाएगा 1/2। तो ये होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। दिस इज करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो या फिर पूरा ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। 11 से जो क्वेश्चन सेकंड नेक्स्ट दिया गया है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। एक लाइंस ये दी गई है और एक लाइन ये दी गई, ये लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, तो एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, ऐसे, और इनके बीच की हमें फाइंड करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं, इस पे एक पॉइंट है a1 वेक्टर और इस लाइन को मान डायरेक्शन वेक्टर n1, इसको मान लेते हैं पॉइंट a2 वेक्टर और इसको मान लेते हैं वेक्टर n2। ठीक है ना। अब तो एक लाइन जो इक्वेशन होती है वो कैसी होती है, वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर n। ये एक लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो अब हमको इसमें पहचानना है कि जो दो लाइन दिए गए ना वेक्टर ए और आई कैप प्लस 2j कैप माइनस का 4k कैप, ये हमारी पहली लाइन दी गई है। पहली लाइन की इक्वेशन लैम्डा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। तो इसमें जो पहला वाला पार्ट है ना, ये इतना, ये किसका हो गया, इसे कहेंगे a1 वेक्टर। तो a1 वेक्टर हो गया i कैप प्लस 2j कैप प्लस माइनस का 4k कैप, और ये लेमडा के साथ इनटू में जो लगा हुआ है ना, हम देख सकते हैं फार्मूले में लेमडा के साथ, ये कभी लेमडा हो सकता है कभी म्यू हो सकता है, तो जो इसके कांस्टेंट के साथ जो इनटू में लगा हुआ है इसे कहेंगे n। और हमारा n1 वेक्टर कितना है, n1 वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, इसी प्रकार से हमारी हो गई लाइन L1, ये हो गई हमारी लाइन L1, ये हो गई L2। तो L1 को हमने फाइंड कर लिया। अब बात करते हैं L2 लाइन की। तो L2 लाइन की इक्वेशन कितनी है, वेक्टर R इज इक्वल टू दिया गया है 3i कैप प्लस 3j कैप और माइनस का 5k कैप प्लस म्यू और ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। एक बार जरा मिला लेते हैं इसको, तो i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 4k कैप और 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप एंड 3i कैप 3j कैप माइनस का 5k कैप। ठीक है, अब ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, इसका भी हम a1 फाइंड कर लेते हैं। तो इसका a2 कितना आएगा, ये 3i कैप प्लस
3j कैप माइनस का 5k कैप। इसके बाद हम n2 फाइंड करेंगे। वेक्टर n2 कितना हो जाएगा, ये 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस का हो गया 6k कैप। अब समझिएगा कि दो लाइन के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि इन दोनों इक्वेशन में रिलेटिविटी समझते हैं कि ये समीकरण, ये n को देखते हैं और इसका n देखते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि दोनों n की वैल्यू क्या है, सेम है। दोनों n की वैल्यू क्या है, सेम है। या फिर ये दोनों इनके n की वैल्यू अगर i1 ij k अगर इनके कोएफिशिएंट अगर ये समानुपातिक है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, तो इसका मतलब कि ये फार्मूला लगने वाला है कौन सा, कि D इज इक्वल टू मॉड ऑफ B, मॉड ऑफ कितना हो जाएगा n, सॉरी n B कहां से आ गया, n। इन दोनों जब सेम हो गए या फिर प्रोपोर्शनली में होंगे, समानुपातिक होंगे, तो फिर इनमें n केवल माना जाए। क्या माना जाएगा, इसको भी n माना जाएगा, इसको भी एक n नाम दिया जाएगा। n1 n2 से मतलब नहीं होगा, तो n इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर वेक्टर a2 माइनस a1 और अपान में इसके बाद क्या करेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर n, ये होगा हमारा फार्मूला। ठीक है ना, क्या होगा हमारा फार्मूला हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमको फाइंड करना होगा कि a2 माइनस a1 कितना होगा। a2 माइनस वेक्टर a2 माइनस a1 कितना आएगा, तो a2 में से ये a2 दिया हमारा और ये दिया हमारा a1, a2 में से घटाएं a1 को, तो 3 में से 1 घटा दें कितना बचेगा 2i कैप, एंड 3 में से 2 घटा दें कितना बचेगा प्लस का j कैप, और -5 में से -4 घटा देंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा माइनस का k कैप। कितना आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, हमारा जो वेक्टर n दिया वो क्या दिया है, वेक्टर n हमारा ये है, दोनों सेम है। अब इसको करेंगे वेक्टर n के साथ मल्टीप्लीकेशन, तो हमें फाइंड करना है वेक्टर n, n क्रॉस a2 माइनस a1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, पहले रखेंगे i कैप j कैप k कैप, और n का पहले n आया ना, तो n रखेंगे, क्या आया ये है, इसे कोएफिशिएंट रखते हैं 2 3 6। अब a2 माइनस a1 कितना है, a2 माइनस आया 2 आया 1 आया और इसके बाद माइनस का 1 आया। सॉल्व कर लेते हैं इसको, इसका वेक्टर इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। तो पहले i निकालेंगे, तो i निकालेंगे कितना हो जाएगा, i ये रो और कॉलम कैंसिल, तो माइनस का 3 आ जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा 6। ठीक है, एक छक्का 6 हो जाएगा, माइनस ये सॉरी इसमें लगाएंगे i कैप माइनस, ये कितना j को कैंसिल कर देंगे, कॉलम और इसकी रो कैंसिल कर देंगे, कौन बचेगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, और माइनस का 2 कितना हो जाएगा माइनस का 12, कितना हो गया j कैप, और इसके बाद प्लस k की कॉलम और रो कैंसिल कर देंगे, तो कितना बचेगा 1 2 2 और 2 3 6 माइनस का, ये हो जाएगा k। सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा ये 6 3 9 माइनस का 9i कैप, और ये माइनस 12 2 14 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14 हो गया 14j कैप, और प्लस नहीं माइनस बचे कितना 4k कैप। अब हमें चाहिए इसको क्या, वेक्टर n का मैग्नीट्यूड, तो कितना हो जाएगा ये अंडर रूट, ये हो जाएगा 9 स्क्वायर और इसके बाद 14 का स्क्वायर और इसके बाद प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है ना, बोले कितना हो जाएगा ये 9 जा कितना 81 प्लस, और ये कितना हो जाएगा 40 जब कितना हो जाएगा 196 एंड प्लस ये हो जाएगा 16। इनको जल्दी से कर देते हैं ऐड, कितना हो जाएगा 81 196 196 और 16, तो कितना हो जाएगा ये 1677 और ये हो जाएगा 13, तो 17 18 19 और ये हो गया 293, है ना, कितना हो गया 293, कितना हो जाएगा ये 293 किस में जाएगा अंडर रूट में। तो हमारा ये हो गया वेक्टर n का मैग्नीट्यूड। अब हमें क्या करना है,
हमें क्या करना है, हमें अब फाइनली फाइंड करना है डी। तो डी के लिए हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, डी के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था कि वेक्टर एन क्रॉस a2 माइनस a1। हमने कितना फाइंड किया है, वेक्टर एन a2 माइनस a1 कितना है, ये आया है। अब समझिएगा, तो इतना हो गया। इसके बाद सॉरी, ये तो हमारा हो गया था मैग्नीट्यूड किसका, ये मैग्नीट्यूड हो गया था हमारे इसका। तो हमने ठीक किया, वैसे फाइंड भी करना था a1 सॉरी n वेक्टर और क्रॉस a2 माइनस a1, ये हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। और इसके बाद हम फाइंड कर लेते हैं किसको, वेक्टर n का मैग्नीट्यूड। तो कितना होगा, वेक्टर n का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये यहां से n देखिए, तो ये n दिया हमारा, ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, कितना दिया ये, 2 दूनी 4, 4 प्लस 3 को 9 प्लस 6 का 36, कितना हो जाएगा बोलिए, तो 9 4 13 और 13 13 36 कितना हो गया 49। तो ये हो जाएगा 49 बराबर कितना आया, 7 आ जाएगा। ठीक है, कितना आया, 7 आया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एन का वेक्टर एन का जो होगा कितना आएगा, 7। अब डी हमें फाइंड करना है, तो हमारा इसकी वैल्यू कितनी आई है टोटल, इसकी वैल्यू आई हमारी √293 और हमें इसकी वैल्यू कितनी मिली है, इसकी वैल्यू मिल पाई है कितनी, 7। तो दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशन, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। समझ में आया, तो समझ में आया तो समझ जाओ। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वह क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, कह रहा फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई, फाइंड द एरिया ऑफ बाउंडेड बाय द पैराबोलाज। जिन बच्चों को पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स या फिर सर्कल के बारे में अच्छे से नहीं आता है, इनका ग्राफ बनाने में दिक्कत जाती है, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा पैराबोला, हाइपरबोला, और उसमें आपको बहुत ठीक से समझाऊंगा सारी बातें। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन को अभी कर लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द बाउंडेड बाय द पैराबोलाज, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y is equal to x square and y square is equal to x। तो बहुत ही सुपर डुपर प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, डिलीशियस है, और इस तरह के क्वेश्चन हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहले हम समझे कि इस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा। तो सबसे पहले हम ड्रा कर लेते हैं कार्टेशियन प्लेस। तो ये होगी हमारी कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, अब इस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ कितना होगा, इस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ होता है अपवर्ड, मूल बिंदु से अपवर्ड की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैराबोला अपवर्ड की तरफ। जब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देगा तब हमारा ग्राफ बनेगा अपवर्ड, और जब y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स देगा तब ये हो जाएगा एक्स अक्ष के अलोंग, तो ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये रहा हमारा, ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का हो गया, और ये ग्राफ हमारा हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का। तो जी हाँ दोस्तों, क्या आप समझ पा रहे हैं इसको। ठीक है, तो इतना हो गया। और इन दोनों पैराबोलाज, जो दोनों पैराबोलाज दिए गए हैं, इनको जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाउंडेड जो रीजन बना रहे हैं, हमें फाइंड करना उसका एरिया। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों पैराबोला एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने के बाद एक बाउंडेड रीजन तैयार कर रहे हैं,
और हमें इसी बाउंडेड रीजन का फाइंड करना है एरिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जहां पास ये कैंसिल कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसमें से एक एक्स अक्ष पर डाल देंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, ये ऐसे। अब समझिएगा यहां पर ये कितना दिया y और ये कितना दिया y स्क्वायर दिया है। हमें सबसे पहले इसका फाइंड करना इंटरसेक्टिंग पॉइंट। हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी इस एक्स की वैल्यू फाइंड करना, ये यहां से कितना दूर पर है ना, तो कितनी दूर पर है ये फाइंड करना है हमको। तो कैसे समझ पाएंगे, हमें क्या करना है, y की वैल्यू कितना, इसको मान लेते हैं y इज इक्वल टू दिया एक्स स्क्वायर और इसके मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा x इज इक्वल, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो ये हमारी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इस y की वैल्यू हम ये भी कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एक्स। तो हमने देखा ये y इज इक्वल टू कितना है, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, और यहाँ पर दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम लिखते हैं यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक ना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। अब समझते हैं, तो ये y क्या है आपस में LHL इक्वल है, इसको भी इक्वल कर देते हैं, कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि जब इसको स्क्वायर कर देंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा, और ये हमें मिलने वाला है कितना, एक्स के पावर 4, और ये हो जाएगा कितना, ये बचेगा हमारे पास x, इस x को इधर बुला लो कितना हो जाएगा, ये x के पावर 4 और ये हो गया x इज इक्वल टू हो गया 0, और ये बचेगा x ले लेते हैं कॉमन, तो ये हो गया कितना, x क्यूब माइनस का 1, ये 1 इज इक्वल टू हो गया 0, और x इज इक्वल टू एक बार आएगा 0, एंड ये हो जाएगा एक बार x इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 1। इस प्रकार से हमें दो वैल्यू मिल गई, एक तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 एंड एक आएगा हमारा ये मूल बिंदु से यानी कि ओरिजिन से लेकर कितना आ जाएगा 1 डिस्टेंस। ठीक है, तो समझते हैं, तो डरिएगा नहीं, यहां तरह तरह की आवाजें आती रहती हैं। ठीक है, कितना हो गया हमारा पॉइंट, ये लो, अरे शांत हो जा भाई, कितना हो जाएगी ये, तो ये हो गया 1, ये कितना हो गया 1। ठीक है, हमें 1 मिल गया। अब क्या करेंगे, हमें फाइंड करना है इसका एरिया, तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम इस, यार ये इसका गियर तेज हो रहा है, बहुत तेज, तो कितना हो जाएगा ये पैराबोला दिया गया, इस पैराबोला के माध्यम से, इस पैराबोला के माध्यम से हम क्या करेंगे, चिल्ला ले भाई चिल्ला ले तू, ये कितना हो जाएगा, ये इसके माध्यम से हम पूरा इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो जब ये वाला हम पैराबोला लगाएंगे तो हमें मिलेगा इसका पूरा एरिया, यहां से यहां तक का पूरा एरिया मिलेगा। तो और अगर ये वाला पैराबोला से हम एरिया निकाल रहे हैं तो हमें इसको ऊपर का एरिया नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा इसका ये डाउनवर्ड वाला, ये डॉटेड वाला एरिया मिलेगा। तो अगर हम क्या करें कि ये वाला एरिया ऐसे दिया गया है और ये है परपेंडिकुलर, ऐसे कैसे, तेरी की, ये ऐसे दिया गया, अगर इसमें से पूरे में से यहां तक, इसमें पूरे में से अगर ये नीचे वाला रिमूव कर देंगे तो जरा बताइए कौन सा बचेगा, ये पार्ट बचेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड करने के लिए लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो जाएगा, तो इसमें से इसके वाले एरिया से ये कितना है, इसकी इक्वेशन क्या है, ये y इज इक्वल टू दिया गया है अंडर रूट एक्स, तो इसको रख देंगे कितना, ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स, और लिमिट कितना 0 से 1 dx इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, सॉरी इक्वल टू नहीं, माइनस कर देंगे इसके इंटीग्रल 0 से 1 और इसको कर देंगे ये नीचे वाला ना, ये पैराबोला, इसमें से एक्स स्क्वायर को देंगे घटा, तो कितना आ गया। अब इसको क्या करेंगे, समझिएगा, तो मैं क्या करूं अब, तो इसका पर इंटीग्रल कर लेते हैं, तो अंडर रूट एक्स का इंटीग्रल कितना होगा, अंडर रूट एक्स का इंटीग्रल, हम अंडर रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स के पावर 1/2
और 1/2 में इसमें ऊपर 1 जोड़ेंगे और नीचे कितना हो जाएगा 1 + 2 + 1 इंटीग्रल कर ही लेंगे आप, तो कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रल, ये हो जाएगा x के पावर, ये कितना आ जाएगा x के पावर, ये 2 कितना 3/2 और 3/2 नीचे भी आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 3 ऐसे। अब कितना आ जाएगा, इसकी लिमिट 0 से 1, इसका कितना हो जाएगा, ये बचेगा हमारा x³ और ये हो गया 1 0। ठीक है, तो समझते हैं, इसकी वैल्यू ठाक पुटअप कर देते हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 1 के पावर 3/2 और ये सेकंड वाला रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0 ऐसे। अब माइनस का ये कितना हो जाएगा 1 का क्यूब तो 1 ही आएगा अपान में 3 और लोअर लिमिट कितनी है हमारी 0 हो जाएगी, तो बचे कितना, ये तो हो गया बेटा 0, ये भी होगा 0, तो कितना बचेगा 2 और 1 का क्यूब करो कुछ भी करो कितना आएगा 1 ही आएगा, 2/3 बचा और ये बचेगा 1/3, तो इसमें से देते हैं घटा, कितना आ जाएगा 1/3। ठीक है ना, तो ये कितना बचेगा 2/3 में से 1/3 घटा देंगे कितना बचेगा, ये हो जाएगा 1/3 यूनिट स्क्वायर। तो दिस इज एरिया ऑफ रिक्वायर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमारे इस प्रॉब्लम का जो यूनिट स्क्वायर जो होगा यानी इसका जो एरिया होगा कितना होगा 1/3। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से।